अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिशवाली सदरी वयस्सिर अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वबिज़निल्मा। अच्छा जी, थ्योरी का बाकायदा हम जो है वो सेकंड सेशन शुरू करने जा रहे हैं जी। फर्स्ट सेशन में हमने जो है वो बेसिक बातें कर ली थी। थोड़ा सा हैंडआउट को मज़ीद रिफाइन कर दिया गया है। मुझे उम्मीद है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको इंशाल्लाह कुछ टाइम में बिल्कुल रेडी कर दूँगा। आज का हैंडआउट जो है थोड़ा पिछले हैंडआउट से ज़्यादा रिफाइंड है। एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं। हमने जो है वो इन्वेस्टर बेसिस की बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया था लास्ट टाइम, और थ्योरी की अप्रोच क्या होनी चाहिए, इस पे बड़ी बात हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई थी कि थ्योरी को कैसे लेके चलना है। और सिर्फ यही नहीं, फिर इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि पहले हमारी अप्रोच क्या होती थी थ्योरी के लिए और अब हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें मैं नहीं रिपीट करूंगा आज के सेशन में। आज हम टू द पॉइंट बात करेंगे। अच्छा, आज ये हैंडआउट को मजीद रिफाइन वर्जन है। मैंने जैसे आपको कहा था कि ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, इसके एडवांटेज हम ऑलरेडी लेक्चर्स में कवर कर चुके होते हैं, तो इसलिए हम उसको नहीं कवर करेंगे। यहाँ मैंने इसको हैंडआउट में भी शामिल कर लिए हैं ताकि ये कि आपके रिकॉर्ड में आ जाए। ठीक है, पे बैक के भी एडवांटेज हमारे नॉर्मल लेक्चर में हो जाते हैं। फिर NPV के एडवांटेज भी अगेन कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है कि आपके आई कैप के स्टेटिक से लिए। बाकी ये एरिया हम लास्ट टाइम कवर कर चुके हैं, ये सवाल हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, ये भी बात हो गई थी। और इसी तरह सेंसरी एनालिसिस को भी हमने देख लिया था। आई थिंक कैप्सिड रिप्लेसमेंट और कैपिटल राशनिंग हम कंप्लीट कर गए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आज हमें मल्टी पीरियड कैपिटल राशनिंग से स्टार्ट करना है और आज काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे। अच्छा, कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक है जैसा कि EIRR, इकोनॉमिक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। एक और टॉपिक था मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन। तो ये जो टॉपिक्स है ना, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसको भी हम आज के एजेंडे में शामिल करेंगे, क्योंकि ये पहले तो ज़्यादा नहीं पढ़ाए जाते थे। उसकी बहुत बड़ी वजह ये होती थी कि हमें ये था कि भाई अगर आएगा भी ना तो बुक में से बच्चा देख के कुछ ना कुछ कर देगा। मगर अब चूंकि ओपन बुक होने के चांसेस खत्म हो गए हैं ऑलमोस्ट, और मोस्ट प्रॉब्ली जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो उस तक आई कैप अनाउंस भी कर दे कि वो ओपन बुक जो है वो इस टाइम से नहीं है एप्लीकेबल। तो वहाँ पे फिर इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ सकता है। तो बी का टीचर मैं समझता हूँ कि वो टॉपिक मैं आपको यहाँ कवर करा दूँ, बी का टीचर। ठीक है ना, कि मुझे तो होता है कि यार ये टॉपिक में मैं कवर करा दूँ ताकि ये है कि कल को आपको परेशानी ना हो, कल को आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो मल्टीप्लेट कैपिटल स्टार्ट करते हैं, फिर थोड़े आगे मॉन्टी कार्लो और इस तरह के टॉपिक पे भी चलेंगे। इस पर ठीक ठाक बात करनी, क्योंकि उस पर सवाल मैं वापस रिपीट करूँ नहीं आ रहा। हालांकि कोर्स का पार्ट है, हालांकि एग्जामिनर को ये बात पता है कि उसने कोर्स में चीज़ रखी है, वो नहीं पूछ रहा। तो उस पर हमें ज़्यादा अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, मल्टीपीरियड कैपिटल राशनिंग हमने अपने नॉर्मल लेक्चर में कवर कर लिया ऑलरेडी आज की डेट तक। तो उसमें ये होता है कि जब एक से ज़्यादा सालों में प्रॉब्लम आता है, एक से ज़्यादा सालों में हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है, एक से ज़्यादा सालों में अगर हमारे पैसे लिमिटेड होते हैं, तो मल्टीपीरियड कैपिटल राशनिंग करते हैं। कैपिटल राशनिंग का मकसद ये था कि जिस साल पैसे की शॉर्टेज है उस साल हमारा पैसा ज़्यादा अच्छा यूटिलाइज हो। मल्टी पीरियड कैपिटल राशनिंग का मकसद ये है कि हमारे पास पैसों की शॉर्टेज एक से ज़्यादा सालों में है। ईयर 0 में भी पैसे की शॉर्टेज है, ईयर 1 में भी पैसे की शॉर्टेज है। जब एक से ज़्यादा सालों में पैसे की शॉर्टेज होगी तो मल्टी पीरियड कैपिटल राशनिंग लगेगा। बहुत सारे लोग मुझसे पेपर से पहले एक सवाल करते हैं, बहुत सारे लोग, सर ये बता दें मल्टी पीरियड कैपिटल राशनिंग का सवाल है या नॉर्मल कैपिटल राशनिंग का सवाल है, इसका जवाब दे दें। तो इसका जवाब जो है ना पहली लाइन में मैंने लिख दिया है, इसी थ्योरी के नोट में लिख दिया है, ताकि जब पेपर से एक दिन पहले ही हैंड नोट पढ़ें तो उस वक्त भी आपको जवाब मिल जाए। बाकी वॉइस नोट से भी मैं जो है ना ये काम कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा नंबर नोट कर लें। मेरा एक वॉइस नोट का सेपरेट ग्रुप है जिसमें मैं एग्जाम तक वॉइस नोट शेयर करता हूँ। ऑब्वियसली एग्जाम से पहले कुछ ज़्यादा शेयर हो जाते हैं, एग्जाम से पहले थोड़े थोड़े करके हो जाते हैं। इस नंबर में मुझे आप मैसेज कर देंगे कि सर मुझे BFD के वॉइस नोट के ग्रुप में ऐड कर दें, तो मैं आपको BFD के वॉइस नोट के ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था भाई इसका जवाब बहुत सिंपल सा है। व्हेन देयर इज अ कैपिटल राशनिंग इन मोर देन 1 ईयर, जब पैसों की शॉर्टेज होगी मोर देन 1 ईयर, और सम और ऑल ऑफ द प्रोजेक्ट रिक्वायर एडिशनल फाइनेंस इन ईच ईयर वेयर देयर विल बी कैपिटल राशनिंग, a different method is needed to identify a combination of project that will maximize total NPV where the project are divisible। दूसरी बात ये कि प्रोजेक्ट डिविजिबल होना चाहिए। जो लोग कैपिटल राशनिंग पढ़ चुके हैं उनको ये बात पता है कि प्रोजेक्ट दो तरह के होते हैं, एक डिविजिबल होता है, एक इनडिविजिबल होता है। डिविजिबल का मतलब है कि टूटा जा सकता है, इनडिविजिबल का मतलब है टूटा नहीं जा सकता। एक प्लांट लगाना है, एक मशीनरी लगानी है, ये इंडिविजिबल है। या तो मशीनरी पूरी आएगी या नहीं आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आधी मशीनरी आ जाए, पाव मशीन आ जाए, पौनी मशीनरी आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। हाँ, मगर कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जो डिविजिबल होते हैं। लेट से आपने सोचा कि यार मैं ना मिसाल के तौर पे 10 आउटलेट बनाऊंगा। मैंने 10 आउटलेट की जगह 2 आउटलेट ओपन कर लिया है। इसका मतलब मैंने प्रोजेक्ट को अभी डिवाइड कर दिया, मैंने सोचा था कि अपना फ्लीट रखेंगे, हम अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए अपनी गाड़ियां यूज करेंगे, उसके लिए 5 गाड़ियां खरीदेंगे। मगर अभी हमने सिर्फ 3 गाड़ियां खरीदी, यानी कि हमने 60% प्रोजेक्ट लगाया। तो इसका मतलब वो डिविजिबल है। तो हर तरह के प्रोजेक्ट पे हमारी नजर होनी चाहिए। ख्याल रहे, मल्टी पीरियड कैपिटल सिर्फ उस वक्त होगा जब डिविजिबल प्रोजेक्ट होंगे और एक से ज्यादा सालों में पैसों की शॉर्टेज होगी। जब पैसों की शॉर्टेज होगी, शॉर्टेज ऑफ फंड्स इन मोर देन 1 ईयर, इन मोर देन 1 पीरियड। ठीक है जी। तो ये बात
क्या कहते हैं, बुक में भी लिखी है हमारी, मगर जाहिर सी बात है जो कि ओपन बुक खत्म हो जाएगा तो ये बात हमें कहीं एक दिन पहले जब हम रिवीजन कर रहे हो, ये हैंडआउट आपके लिए इंशाल्लाह बहुत हेल्पफुल होगा। ये हैंडआउट में ग्रुप्स में भी शेयर कर दूंगा, अभी टेंशन ना लें। और अगर ये इस ग्रुप में ना आए, जो वॉइस नोट्स का ग्रुप मैं आपको बता रहा हूँ, इस ग्रुप में ना आए तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं इस ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा ये इंपॉर्टेंट हैंडआउट, ठीक है ना। ये हैंडआउट इंशाल्लाह कंप्लीट थ्योरी आपको एक साथ आ जाएगी। उसमें फिर ये होगा कि आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। आईकेएफ की बुक काफ़ी मोटी है, वहाँ पे इलस्ट्रेशन भी हैं, फॉर्मूले भी हैं, जो कि ऑब्वियसली फॉर्मूले की आईकेएफ बुक दे देगा, इलस्ट्रेशन ऑब्वियसली आपने अपने लिस्टर में कवर कर ली होगी, मगर थ्योरी का जो एलिमेंट है मैं समझता हूँ उसको खास तौर पे फोकस करने की जरूरत है। अच्छा, लीनियर प्रोग्रामिंग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एनपीवी मैक्सिमाइजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट। लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफ वगैरह का सहारा लिया जाएगा इफ देयर आर ओनली 2 प्रोजेक्ट्स। अच्छा, एक और मसला है कि भाई सिर्फ 2 प्रोजेक्ट होने चाहिए, 2 से ज्यादा प्रोजेक्ट होंगे तो लीनियर प्रोग्रामिंग फेल कर जाएगा, क्योंकि ग्राफ के 2 ही एक्सेस होते हैं ना, एक एक्स एक्सेस और एक वाई एक्सेस, तो 2 ही प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग की लिमिटेशन थी कि 2 ही प्रोडक्ट्स होने चाहिए, 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगे तो लीनियर प्रोग्रामिंग फॉलो नहीं हो सकता। इसी तरह जब आप मल्टी पीरियड कैपिटल राशनिंग में आएंगे तो उस वक्त 2 से ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं हो सकते, प्रोजेक्ट 2 ही होंगे, एक को आप एक्स का नाम दे देंगे और एक को वाई का नाम दे देंगे। वजह यह है कि भाई हमारे पास ग्राफ में 2 ही एक्सेस है, 3 प्रोजेक्ट होंगे तो हमारे पास 3D ग्राफ का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है आईकेप के पेपर में भाई, ठीक है ना। थ्री डी का कोई अभी फिलहाल जमाना नहीं आया आईकेप में, इसीलिए 2 ही प्रोजेक्ट्स आएंगे। दूसरा ये कि अगर अगर आपके 2 से ज्यादा प्रोजेक्ट आ गए तो एक टेक्निक होती है सिंप्लेक्स मेथड, ये आईसीएमए के अंदर मैंने देखी है थोड़ी। आईसी में इवन तो मैंने नहीं पढ़ा है ज़्यादा, ज़्यादा क्या बिल्कुल नहीं पढ़ा है, मगर थोड़ा सा देखने का इत्तेफाक हुआ कोर्स, मुझे थोड़ा क्रेज हुआ कि भाई क्या चीज़ है, तो वहाँ भी सिर्फ हल्का सा डिस्कशन है, पेपर में वहाँ भी नहीं आता। तो ये सिंप्लेक्स मेथड होता है जो कि हमारे कोर्स में बिल्कुल भी नहीं है, ये मैंने आईकैप के स्टडी टेक्स्ट से पैरा कॉपी किया है। दिस इज नॉट इन योर सिलेबस एंड इज ओनली मेंशन फॉर कंप्लीटनेस, कि आपको पता हो कभी जिंदगी में कोई आपको पकड़ ले, इंटरव्यू में कोई पूछ ले कि यार 2 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आ जाएं और लीनियर प्रोग्रामिंग हमें नहीं लगाना तो क्या किया जाए, तो उसका जवाब बस उसको ये है कि भाई सिंप्लेक्स टेक्निक एक होती है जो एमएस एक्सेल, अगर और थोड़ा जानकारी चाह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि भाई एमएस एक्सेल में इसका कोई पूरा जो है ना प्रोग्राम बनाया जाता है, उससे आंसर निकाला जाता है, ठीक है। ये मैंने कहीं किसी किताब में जब मैं देख रहा था कि मैंने कहा अच्छा आईसीएमए में हमारे पास नहीं है तो भाई ऐसी क्या रॉकेट चीज़ है, इसलिए मैंने देखा। ठीक है जी, मल्टीपल कैपिटल की थ्योरी के लिए छोटा मोटा सवाल आ सकता है, उसके लिए आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। अच्छा, आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं इकोनॉमिक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कहा ना ये थियोरेटिकल एरिया था, आप समझ लें, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, पेपर में आया तो फ्री के मार्क्स होंगे, अगर आपको आता होगा, और नहीं आता होगा तो 0 मार्क्स मिलेंगे आपको, 0 0। इकोनॉमिक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न द एडवांस वर्जन ऑफ आईआरआर। जो आईआरआर होता है ना, नॉर्मल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, एडवांस वर्जन है, अनदर वेरिएशन है ये उसका, ये उसकी का दोस्त है, ये उसी की फैमिली से बिलोंग करता है, ये उसी का कजन है, ठीक है। While IRR measure the financial performance of the proposed investment, whereas EIRR measure the economic additionality expected from the proposed investment। आप सबने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, प्लीज थोड़ा पार्टिसिपेट करेंगे, लाइव क्लास का फायदा यही है। व्हाट आर एक्सटर्नलिटीज, किसी को याद आ रहा है इकोनॉमिक्स कभी जिंदगी में आपने पढ़ी हो, अगर आपकी एग्जाम ना हुई हो कभी बचपन में, तो एक्सटर्नलिटीज 2 तरह की होती हैं, एक होती है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाई भी है ए लेवल्स की, इनफैक्ट ओ लेवल की भी पढ़ाई है, इसलिए मुझे तो ये बड़ा अच्छा टॉपिक लगता है। हाँ भाई बताएं जरा, कुछ याद आ रहा है, एक्सटर्नैलिटी किसे कहते हैं, गूगल नहीं करिएगा प्लीज, अभी अभी गूगल नहीं करने का भाई, अभी आपको बताना है जी, बताइए। एक्सटर्नैलिटी कहीं सुना है आपने, सुना सुना लग रहा है सर, याद नहीं आ रहा है, ऐसा ही है, अच्छा थोड़ा सोचे तो सही। हमें हाँ, एक्सटर्नैलिटीज कहते हैं, बिल्कुल, किसका इम्पैक्ट, आउटसाइड इम्पैक्ट, आउटसाइड इम्पैक्ट। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी मीन्स पॉजिटिव इंप्रेशन, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज मीन्स नेगेटिव इंप्रेशन, आउटसाइड इम्पैक्ट कह लें, ये नॉन फाइनेंशियल इम्पैक्ट कह लें। एक होता है फाइनेंशियल इम्पैक्ट, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिट, रिटर्न, और एक होता है नॉन फाइनेंशियल इम्पैक्ट, ठीक है। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी की बड़ी बेहतरीन एग्जांपल है कि भाई आपने मिसाल के तौर पे फैक्ट्री बनाई, तो आपने क्या किया कि फैक्ट्री की तरफ जो रोड आता था ना वो आपने कंस्ट्रक्ट करा लिया, ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है, रोड कंस्ट्रक्टेड बाय, न्यू फैक्ट्री, तो उससे क्या फायदा हुआ, आसपास के लोगों को भी फायदा हो गया, ठीक है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि यार ये एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, हमने एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दी, हमारी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, लोग की खुशहाली हो गई, लोग की इनकम बढ़ गई,
नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, पोल्यूशन क्रिएटेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट, क्रिएटेड बाय आवर न्यू प्लांट, हमारे नए प्लांट की वजह से लोग परेशान हो गए, लोगों की नाक में दम हो गया। अब मुझे एक बात बताएं, क्या हम आईआरआर कैलकुलेट करते हुए इन बातों को कंसीडर करते हैं? एक सवाल है। हम तो ये देखते हैं कि कैश फ्लो कौन से हैं, नेट कैश फ्लोस पे काम करते हैं, ऐसा ही है भाई। जब हम आईआरआर कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा जो फोकस होता है वो ये होता है कि हमें कितने पैसे मिल रहे हैं, कितने कैश फ्लो मिल रहे हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, हम कभी भी ये नेगेटिव बातें या पॉजिटिव बातें इसके अलावा नहीं देखते, नॉन फाइनेंशियल बातों को नहीं देखते कि हमारी वजह से लोगों को क्या फायदा हुआ या हमारे हमारी प्रोजेक्ट पे बाहर से क्या नुकसान आया। एक और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी बता लेते हैं कि यार मिसाल के तौर पे बैन हो गया, ठीक है, कोई चीज़ बैन हो गई है। अब मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, ये कह लें कि हमने एक पोल्यूशन कर ली क्रिएटेड बाय न्यू प्लांट और टॉक्सिकेशन ऑफ रिवर ड्यू टू अवर वेस्ट। एक चीज होती है कार्बन फुटप्रिंट। आप लोगों ने कॉस्टिंग पढ़ा है? कॉस्टिंग में एक टॉपिक होता था सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, जो लोग कैफ 8 में थे, जो लोग कैफ की पुरानी स्कीम में थे। कभी आपने कैफ 8 पढ़ा है? कोई है में से लाइव क्लास में जिसने कैफ 8 पढ़ा हो, पुराना वाला कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग? कैफ 3 नहीं, अभी तो कैफ 3 हो गया कॉस्टिंग। कुछ याद आ रहा है किसी को भाई? बहुत टाइम हो गया। हाँ, हामिल को याद आ रहा है, एमजैन को याद आ रहा है, हामिल वो याद आ रहा है, एक टॉपिक होता था सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। याद करें, एक टॉपिक होता था सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, जिसमें एक होता था कार्बन फुटप्रिंट, के हमारी वजह से कितना कार्बन एमिट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर दी पॉइजनस गैसेस। आपको पता है ना, ताजमहल के आसपास, इंडिया में जो ताजमहल है वहां के आसपास आप गाड़ियां नहीं चला सकते, क्योंकि अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड वहां एमिट हो गई और एसिड रेन हो गई, एसिड रेन हो गई, कार्बन की बारिश हो गई, तो वो ताजमहल जो है खराब हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है कि हमारी वजह से कितना कार्बन जल रहा है। जब पेट्रोल जलता है तो कार्बन जलता है, जब कार्बन जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैसेज इमिट होती हैं। तो कार्बन फुटप्रिंट हमें बताता है कि हमने कितनी पोल्यूशन की है। तो ये सारी चीजें नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी में आती हैं। तो ये प्रोजेक्ट ई आईआरआर कह रहा है कि भाई आईआरआर ही निकालो, हमें मसला नहीं, आप आईआरआर ही निकालिए, मगर वो आईआरआर स्पेशल होगा, उसमें आप पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी यानी कि आपने जो अच्छे काम किए वो दूसरों के लिए, सोसाइटी के लिए, और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी जो आपके लिए है वो आपको जो है ना क्या कहते हैं, जो है उसको इनकॉर्पोरेट करना होगा। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है जी। एग्री करेंगे? तो कुछ भी नहीं करना। अभी देखिए एग्जांपल में लिखा है कंपनी अप्रेजिंग अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड अ माइन। अच्छा एक मिनट, ये यार मेजर द इकोनॉमिक, एक हाईलाइट कर लेते हैं। तो यार ये पेपर में सवाल आ सकता है, क्योंकि पहले ओपन बुक होता था तो बच्चे ने सिर्फ किताब घुमानी थी, आईकअप का सीडीएफ ले जाना था और कॉपी पेस्ट कर देना था। अब ऐसा नहीं है, अब किताब अवेलेबल नहीं है, तो आपको ये बात ध्यान में रखे, यानी कि ज्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। मुश्किल तो नहीं लग रहा आपको भाई? EIR इकोनॉमिक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इकोनॉमिक मींस पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी का इफेक्ट देना होगा। क्या कह रहे हैं जी? EIR मेजर दी इकोनॉमिक एडिशनली एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमी को क्या फायदा हो रहा है हमसे? हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट कम कर रहे हैं, यस। इन इन्वेस्टमेंट EIRR measure the increased economic activity generated from investment by quantifying the financial and non-financial benefits. By quantifying the financial and non-financial benefits where possible from investment. Example बता दी, company is appraising a project to build a mine in a remote mountain region where the local population are largely involved in small scale agriculture. The cash flows modeled by the company include the cost of construction of a new road linking to the region of major cities, the installation of new power cables and the telecommunication towers. Possible positive externalities, local resident. पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी ये हो सकती है भाई कि लोकल रेजिडेंट विल बेनिफिट फ्रॉम इंप्रूव कम्युनिकेशन, लोकल्स को बड़ा फायदा हो जाएगा, एक अच्छी कम्युनिकेशन मिलेगी आपको। ठीक है जी। और कैश फ्लोस के अलावा बात हो रही है, जब न्यू रोड बनेगा तो एक इम्प्रूव कम्युनिकेशन मिलेगी टू द सिटीज प्रोवाइडेड अ न्यू रोड एंड द टेलीकम्युनिकेशन टावर, दूसरा टेलीकम्युनिकेशन टावर टावर आएंगे, तो उससे आपके सिग्नल प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा। रिमोट एरियाज में जो लोग घूमने फिरने जाते हैं उनको ये शिकायत रहती है कि सर हमारे ना सिग्नल बड़ा प्रॉब्लम करता है, तो सिग्नल प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो जाएगा। लोकल एरिया माइट बेनिफिट फ्रॉम इम्प्रूवमेंट टू पावर सप्लाई।
बड़ी इंडस्ट्री लग रही है यार। आपको सोचो कि अगर गवादर में चाइना के काम कर रहा है तो गवादर में बिजली बेहतर होनी चाहिए, गवादर में टेलीकम्युनिकेशन बेहतर होनी चाहिए, गवादर के रोड बेहतर होने चाहिए। क्या कहते हो? थोड़ी सी मिसालें लिंक कर रहा हूँ मैं आपकी बात को। The standard living of the local population might improve due to new employment opportunities। जाहिर सी बात है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी तो इससे भी एक सोसाइटी में अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। जो हमारे प्रोजेक्ट की वजह से सोसाइटी को अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, वो अपने प्रोजेक्ट में हमें ऐड करना चाहिए। प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ, इसको ऐड करना आसान नहीं है, क्वांटिफाई करना आसान नहीं है, इसको नापना तोलना कितना इसका कंट्रीब्यूशन है वो निकालना आसान नहीं है। वो इसकी लिमिटेशन में लिखेंगे, मगर बहरहाल एक थिंकिंग हमारे जहन में जरूर क्रिएट हो जानी चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव 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 एक्सटर्नैलिटी ये है कि यार जब ज्यादा कम्युनिटी लोग आएंगे और सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग आएंगे तो इसकी वजह से आपकी गाड़ियां बढ़ेंगी, ट्रैफिक बढ़ेगा, एयर पोल्यूशन होगा, नॉइज पोल्यूशन होगा। और माइनिंग होगी तो माइनिंग की वजह से आपकी वैसे भी लोकल पोल्यूशन हो जाती है कि माइनिंग इज अ पोल्यूटेड एक्टिविटी। नेचुरल जो आपके वो है क्या कहते हैं बैलेंस है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। माइनिंग की वजह से नेचुरल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ये जब अब वो कह रहे हैं कि जब आप EIR कैलकुलेट करेंगे तो उसमें इन बातों का ख्याल रखें। जो पॉजिटिव बातें उनको ऐड करें, जो नेगेटिव बातें उनको लेस करें, फिर IRR निकालें। IRR का तरीका वही है, पॉजिटिव एनपीवी नेगेटिव एनपीवी। मगर आपको याद होगा कि IRR के लिए हमें डिस्काउंटिंग करनी पड़ती है कैश फ्लोज की। एक हायर रेट लेते हैं ताकि छोटी एनपीवी आए, नेगेटिव एनपीवी आए, छोटा रेट लेते हैं ताकि पॉजिटिव एनपीवी आए। मगर वो जो कैश फ्लोज है उनमें आपको ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की। ये बात हो रही है, कुछ बात समझ आ रही है? मुश्किल तो नहीं लग रही बात? चलो आगे बढ़ते हैं। EIR, the economic internal rate of return of EIR is calculated in the same way as the cash flow. In other words, it takes account of possible impact that a project might have on the other parties who might be affected by it. This is particularly important for appraisal of project by government and government bodies। देखें, ये ज्यादा दुनिया में ना गवर्नमेंट और गवर्नमेंट बॉडीज के लिए होता है। अगर इन्वेस्टमेंट बेजल में आपको कोई सवाल आ रहा है कोई गवर्नमेंट रिलेटेड, तो आप वहाँ पे थ्योरेटिकल डिस्कशन में ये बात ऐड कर सकते हो कि यार IRR के बजाय आप IRR भी निकालने की कोशिश करें और अच्छी करेक्ट पिक्चर मिल जाएगी। गवर्नमेंट के ज्यादा काम जो है वो आवाम के लिए होते हैं, आवाम के फलाह बहूद के लिए होते हैं। तो उसमें ये चीजें मैं समझता हूँ ज्यादा रेलिवेंट होगी। अच्छा, आगे और क्या कह रहे हैं? आगे हमसे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट प्लानिंग अ प्रोजेक्ट माइट यूज FIRR। FIRR कह रहे हैं फाइनेंशियल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। फाइनेंशियल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो यूजुअली हम निकालते हैं। FIRR से परेशानी हो जाएगा, क्या बोले यार EIRR कुछ कम था कि FIRR आ गया। FIR नहीं है ये FIRR का मतलब कोई नई चीज नहीं है, नॉर्मल IRR है। FIRR का मतलब है कि फाइनेंशियल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि नॉर्मल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल IRR जो यूजुअली निकालते हैं बचपन से। आगे क्या कह रहा है कि भाई एन EIR टू सी द प्रोजेक्ट इज जस्टिफाइबल इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट ऑन अदर पार्टी। दूसरों लोगों पे क्या फर्क पड़ रहा है, एक्सटर्नैलिटी मीन एक्सटर्नल पार्टी पे क्या फर्क पड़ रहा है। अ गवर्नमेंट माइट कंसिडर ग्रांटिंग अ लाइसेंस फॉर पर्टिकुलर एक्टिविटी बेस्ड ऑन EIR अप्रेजल। बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने बोला IRR तो अच्छा है, मगर आपका EIR क्या है? हमने कहा जी हम फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, हमें लाइसेंस दे दो। उसने बोला क्या वैलिडिटी? हमने कहा IRR पॉइंट है, उसने बोला नो। EIR कैसे? हमने कहा भाई हमारी जो दवाई है वो लाइफ सेविंग ड्रग है, लाइफ सेविंग ड्रग है, पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, इसका मतलब EIR अच्छा है, इसको अलाउ कर दो। मेरी बात समझ आ रही है? EIR अच्छा है, इसको अलाउ कर दो, इसको अलाउ कर दो। ये बातें भी ध्यान में होनी चाहिए। अच्छा, पॉसिबल प्रॉब्लम्स क्या है जी EIR में? ऑब्वियस सबसे बड़ा मसला ये है कि सारी की सारी एक्सटर्नैलिटी आइडेंटिफाई करना आसान नहीं है। एक एक बंदे पे आइडेंटिफाई करना है कि क्या इंप्रेशन पड़ रहा है अच्छा और बुरा, वो आइडेंटिफाई करना बिल्कुल भी आसान है नहीं है। बिल्कुल भी आसान है नहीं है। मेरी बात समझ आ रही? दूसरा क्या कह रहे हैं, कौन सा वंस आइडेंटिफाई, चलो आपने आइडेंटिफाई भी कर लिया कि हम पे क्या क्या बातें इंप्लीकेशन है, क्या क्या बातें अप्लाई होती हैं, वंस आइडेंटिफाइड भी हो गया। मगर उसकी फाइनेंशियल वैल्यू निकालना, इट माइट बी डिफिकल्ट टू अटैच अ वैल्यू टू द गिवन एक्सटर्नैलिटी। कि भाई 10 करोड़ की है ये एक्सटर्नैलिटी या 10 रुपए की है, ये भी तो आइडेंटिफाई करना होगा, वरना न्यूमेरिकल उसमें कन्वर्ट नहीं होगा तो फिर हमारे लिए काम करना आसान नहीं होगा। मेरी बात समझ आ रही है? However, there is no conception on arriving the acceptable rate। दूसरा acceptable rate भी नहीं पता कि भाई ज्यादा अच्छा कौन सा होता है। On using the FIRR, a project is acceptable if the FIRR is greater than company's cost of capital। IRR ज्यादा होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, से हम कहते हैं प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लो। ये बात हम बहुत पहले कर चुके हैं बेसिक्स में। मगर EIR किससे ज्यादा होना चाहिए? EIR का क्या ताल्लुक है? EIR किससे कंपेयर करें? उसका कोई बेंचमार्क अवेलेबल नहीं है, कोई कंसेंसस अवेलेबल नहीं है, कोई किसी किताब में नहीं लिखा हुआ कि इतना IRR अच्छा होगा तो सही है और इतना नहीं होगा तो बुरा है। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ये EIR के बारे में अगर आएगा तो समझ लेंगे, एक पेज की कहानी है। मैंने डिटेल में बात इसलिए की ताकि पेपर में आए तो आप बहुत सारी बातें खुद से लिख सको, रादर कि आप जो है वो परेशान हो जाओ कि यार इसमें क्या करना है।
और मुझे उम्मीद है याद करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ जी, हमें जैन बाकी लोग जो आए हैं वो मुझे बताएं क्या ई आई आर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, पेपर में आएगा तो पकड़ लेंगे, संभाल लेंगे, अप्लाई कर देंगे, लिख लेंगे। कंफर्म करें प्लीज, फिर मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक हो गया, जबरदस्त। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिंकिंग फंड्स का, बहुत मिलता जुलता कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मगर मैंने कहा मैं बात कर लेता हूँ। आसान सा कॉन्सेप्ट है, दो अप्रोचेस से काम किया जाता है। दूसरी अप्रोच मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लगती, पहली अप्रोच ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए मैं पहली अप्रोच भी बताऊंगा। जैन इंशाल्लाह ये ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं। आप वेट करो, मैं रात तक ग्रुप में शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। नंबर पे मुझे, जो लोग नहीं है ग्रुप में, मुझे नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं ऐड कर दूंगा इंशाल्लाह। बाकी ये टिप्स का वॉइस नोट का ग्रुप है एक, टिप्स के नाम से। ठीक है, उसमें मैं सब चीज़ें शेयर कर रहा होता हूँ, उसमें इंशाल्लाह ये भी आ जाएगा। अच्छा, अभी ये सिंकिंग फंड को भी देख लें यार, ज़्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंकिंग फंड का कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ यार, ये बहुत मिलता जुलता है। आप लोगों ने तो अब एसेट रिप्लेसमेंट फंड भी, एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन भी पढ़ लिया, तो इसलिए कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। एक बात आपको याद आ रही होगी, कभी लीज की इंस्टॉलमेंट बनानी सीखी है आपने? लीज की इंस्टॉलमेंट कैसे बनती है? हाँ, लीज की इंस्टॉलमेंट बनानी आई कभी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कभी आपने पढ़ी हो? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। पीवी ऑफ एमएलपी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट। ये एसेट की वैल्यू भी इसमें आ सकती है, क्योंकि अक्सर वो बराबर ही होती है, डिवाइड बाय एन्युटी फैक्टर। ये रेंटल निकालने का तरीका होता है। सिंकिंग फंड का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये अगेन मैं एग्जाम्पल उस वक्त भी देता हूँ जब मैं एसेट रिप्लेसमेंट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने एडमिशन कराना है लेट से लम्स में। ठीक है ना, लाहौर की यूनिवर्सिटी है, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। लम्स है, सही है, लम्स से इन्होंने जो है ना एडमिशन करना है, मगर अभी ये बच्चा है ओ लेवल, इसमें अभी ये ओ लेवल में, ओ लेवल में है, और अभी लम्स में जाने में ना इसके 3 साल है, क्योंकि 2 साल का ए लेवल भी आएगा, ओ लेवल में भी अभी 1 साल बाकी है बच्चे का। सही है ना? मेरी बात समझ आ रही है? तो अब सीन ये है कि अब मान लें, वैसे तो ऐसा होता नहीं, मान लें लम्स की जो कॉस्ट है ना, मान लें वो है, मिसाल के तौर पे समझाने के लिए कह रहा हूँ, 50 लाख रुपए। 50 लाख नहीं करते, लेट से 30 लाख रुपए। ठीक है ना, कितनी कॉस्ट है? 30 लाख रुपए कॉस्ट है, गौर से सुनिए। तो 3 साल बाद नहीं जाना, लेट से 4 साल बाद जाना है, क्योंकि अभी ओ लेवल में भी लेट से 2 साल बाकी है इनके। अब मुझे बताएं इनको कितने पैसे जमा करने चाहिए? ये 4 साल बाद पैसे देने हैं, आज नहीं देने। जब एडमिशन कराने जाएंगे तब देने पैसे, लेट से इनको बोला है कोई बात नहीं, अब आखिर में पैसे देता हूँ। यूजुअली लोगों तो एडवांस से पैसे ले लेते हैं यूजुअली, अगर इनसे कह रहे हैं कि आप एक काम करिएगा, बाद में पैसे मतलब आप जो है ना, क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, आप उसी वक्त पैसे दे दीजिएगा जब एडमिशन के लिए आएंगे। अब सवाल ये है कि 30 लाख रुपए इनको जमा कराने हैं, लेट से 4 साल बाद जमा कराने हैं, तो अब इनकी क्या निकालें? इंस्टॉलमेंट निकालें। अच्छा, एक काम करते हैं, 7.5 लाख रुपए जमा कर दें यार बंदा, हर साल 7.5, 7.5, 7.5 जमा कर ले, 30 मिलियन बन जाएगा। मतलब ये कि 7.5 की आज प्रेजेंट वैल्यू कुछ और है, 1 साल बाद कुछ और होगी, 2 साल बाद कुछ और होगी, 3 साल बाद कुछ और होगी। इसका एक तरीका ये होता है कि एक सिंकिंग फंड बना लिया जाए, बहुत ही आसान। अच्छा, इसकी पेरेंट वैल्यू ना निकालेंगे, 30 लाख तो फ्यूचर वैल्यू है, पेरेंट वैल्यू निकालें, लेट से 10% का डिस्काउंट रेट है, 10% का डिस्काउंट रेट है लेट से। ठीक है, तो 2,25,000, 225 लेट से 1.1 की पावर 3, लेकिन कितना आ रहा है? कि पेरेंट वैल्यू निकालेंगे जरा यार, क्या आ रहा है, क्या नाम है चंदा? 2,253। चेक करें जरा, जैन, हुमैल जरा चेक करें, बाकी लोग चेक करें जरा जो लोग लाइव में आए हैं, कि पेरेंट वैल्यू 3 साल बाद की अगर वो मैं निकालना चाहूँ तो 4 साल बाद, 3 साल बाद की निकाल रहा है, 4 साल बाद की नहीं करते। छोटा रख लेते ना। यही आ रही है, कंफर्म करें पेरेंट वैल्यू।
एनुअल इंस्टॉलमेंट, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू लाइबा। आपकी एग्जैक्ट फिगर आ गई 23253,944। थैंक यू वेरी मच। अब इसकी एनुअल इंस्टॉलमेंट कैसे बना सकते को डिवाइड करते हैं एनुअलिटी फैक्टर से। एनुअलिटी फैक्टर कैसे निकलेगा? 3 सालों का ना, हम 3 साल पे काम करें। 3 साल के एनुअलिटी फैक्टर निकाल सकते हैं। एनुअलिटी फैक्टर है 1 माइनस 1.111 पावर -3। कितना आ रहा है? 2.486। थैंक यू देन। उधर 2.486 से डिवाइड करो। कितना है? हाँ बताएं कितना है। 2253944 प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि ये 3 मिलियन तो बाद में चाहिए थे पैसे। डिवाइड बाय एनुअलिटी फैक्टर। 900 समथिंग आ रहा है। थैंक यू लाइबा। 906,655। थैंक यू देन। ये पर एनम अमाउंट जमा करना पड़ेगा 3 सालों तक। अब आप बोलोगे नहीं ये अमाउंट तो मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो बनता ही नहीं है 30 लाख रुपए। ओ भाई ये 1 साल बाद रखेगा, उसको बैंक में जमा कराएगा, फिर अगले साल इस पे मजीद सूद लगेगा, होते होते ये बन जाएगा। अगर बोलते हो तो मैं सबूत भी देता हूँ तुम्हें कि एयर जीरो पे ये फिगर है। प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट, बैलेंस। अभी बैलेंस तुम्हारा कुछ भी नहीं है, मिसाल के तौर पे ईयर 1 में आपने जो है वो कितनी इंस्टॉलमेंट की थी, इन्वेस्ट किया 906। इस पे इंटरेस्ट लगा दो। तो मतलब ये नहीं होता, वो जो पूरा स्केड्यूल होता है। तो अभी टाइम कम है, मैं पूरा शेड्यूल नहीं बना के दे रहा, मगर कहने का मतलब है कि अगर आप इसको प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे ना 906,655 की, या 906,655 को इंटू 1.16 करो। 906,655 इंटू 1.16 स्क्वायर करो। 906,655 इंटू 1.10, सॉरी 1.16 नहीं, 1.1 की पावर 1, 1.1 स्क्वायर, 1.1 क्यूब। और तीनों को ऐड करके देख लो, मेरे हिसाब से 3 मिलियन बनेगा, चेक कर लेना। तो सिंकिंग फंड कहा जाता है कि आप फंड में पैसे डाल दो। हर साल फंड में कितने पैसे डालोगे, बात समझना। हर साल फंड में 3 मिलियन ही डाले। 3 मिलियन तो लमसम पैसे देने हैं 3 साल बाद। प्रेजेंट वैल्यू 2253, हर साल 2253 भी नहीं डालना। हर साल 1 मिलियन भी नहीं डालना कि आप डिवाइड बाय 3 कर दोगे। हर साल आप जो पैसे डालोगे ना वो आएंगे 906,655। और आप चाहो तो ये करके देख लो, 906,655 को करके देख लो। ठीक है ना, ये मतलब एक वर्किंग के तहत ये बन जाएगा। बल्कि इस तरह नहीं करो, इस तरह नहीं करते। 906,655 डिवाइड बाय 1.1। 906,655 डिवाइड बाय 1.1 स्क्वायर, इस तरह कर लो। चलो इन सबको ऐड करोगे तो यही बनेगा। मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, ये भी कर सकते हो, और कैलकुलेटर भी मेरे सामने नहीं है, तो ये इसको इस तरह फ्यूचर वैल्यू में भी कर सकते हो। एक मिनट ये करके देखना, एक मिनट ये करके देखना जरा। अगर मैं फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू में निकालना चाहूँ तो ये आ रहा है, और फ्यूचर वैल्यू में निकालना चाहूँ 906,655, पहले साल यही रखें।
दूसरे साल इसको 1.1 से मल्टीप्लाई कर लो, देखो क्या आता है। अगले साल उसका भी 1.1 लगाओ, देखो इतनी मिलियन बन रहा है। एक बार यार चेक करते हैं आप लोग मेरे लिए प्लीज यार, एकदम मेरे लिए चेक करते हैं। ये प्रेजेंट वैल्यू तो बन जाएगी, इसको देखें कि पहले साल की इंस्टॉलमेंट आप ये दे दें, सेकेंड ईयर दिस प्लस इंटू 1.1, क्योंकि 10% इंटरेस्ट भी मिलेगा ना इस पे, जो पहले से इन्वेस्ट हुआ हुआ था उस पर 10% इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। आपने तो 906655 ही कॉन्ट्रीब्यूट करना है, मगर जो पहले से इन्वेस्ट होता है उस पर 10% इंटरेस्ट भी तो मिलेगा। मेरी बात समझ आ रही है? कितना आ रहा है? 3001,028, जबरदस्त हो गई बात, ऑलमोस्ट सेम आ रहा है ना, राउंडिंग ऑफ का फर्क है। तो मेरी बात समझ आ रही है? ये मैं 1.1 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना इंटरेस्ट, वो फंड में पैसा लग जाए, पैसा जमा होगा तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा ना, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले आपने ये पीकर जमा करी, मैं पूरा टेबल नहीं बना रहा था टाइम की कमी की वजह से, खैर मैं पूरा टेबल बना लेता तो और अच्छे से समझ आ जाता आपको शायद। सेकेंड ईयर आपने क्या किया कि वापस से यही इन्वेस्ट किया, मगर इसमें आप समझो ऐड कर दो, चलो और आसान कर लेता हूँ। इस पे आपने ऐड कर लिया प्लस 906655 का 10%, फिर एक अमाउंट आ जाएगी। फिर उसके बाद आपने थर्ड ईयर में 906655 ऐड किया, उसमें ये जो अमाउंट आएगी ना दोनों को ऐड करके उसका 10% लगा दो, ठीक है ना, जो भी अमाउंट आएगी उसका 10% लगा के ऐड कर दो। फिर आपके पास जो फिगर आएगी ना, ये इन्होंने लाइबा ने बता भी दिया, 3001,303। तो कहने का मतलब है कि सिंकिंग फंड, अच्छा ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ पढ़ा हुआ है मुझे बताओ, ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमने कहीं पढ़ा हुआ है? हाँ, ऐसा कॉन्सेप्ट हमने कहाँ पढ़ा हुआ है सिंकिंग फंड जैसा कॉन्सेप्ट? मुझे कोई टॉपिक का नाम बताएंगे? ये टॉपिक हमारे कोर्स में वो बहुत डिटेल में बात हुई है, इस पर इनफैक्ट लास्ट थ्योरी के सेशन में ही बात हुई थी। बिल्कुल यही चीज इंस्टॉलमेंट बना के हम देखते थे, वो याद करें डिसीजन मेकिंग करते हुए। एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन याद आ रहा है किसी को? ईएसी याद आ रहा है? इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट हम पढ़ते थे, इसी ना निकालते थे इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट। इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ऐसे ही निकालते थे कि प्रेजेंट वैल्यू को डिवाइड कर लेते थे एन्युटी फैक्टर से, याद करें। अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा कि ईएसी क्यों निकालते थे, एलसीएम कब निकालते हैं, ईएसी कब निकालते हैं, ये बातें मैं नहीं कर रहा, मगर आपको ये बात याद आ रही है? जी। तो सिंकिंग फंड से परेशान नहीं होइएगा, ये वही कॉन्सेप्ट है। अच्छा इसका देख भी ले, मैन एक बंदे ने 5 मिलियन रुपए इन्वेस्ट करने 10 साल बाद, 50 लाख रुपए लगाने 10 साल बाद, लेट से 50 लाख रुपए की इसको लेट से इन्वेस्टमेंट करनी है 10 साल बाद, और रेट कह रहा है 6% है। तो पहला प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली हमने, हमने भी यही किया था, प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। अब उस प्रेजेंट वैल्यू को डिवाइड कर लो, अब एनुटी फैक्टर है 10 साल की, एनुटी फैक्टर डिवाइड कर लो, ये इंस्टॉलमेंट आ गई। अब ये वो इंस्टॉलमेंट है जो हर साल वो साइड में करेगा, ताकि एक वक्त ऐसा आए कि 10 साल बाद उसके पैसे इंटरेस्ट वगैरह लगने के बाद 50 लाख हो जाए। यही कॉन्सेप्ट तो हमने इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट में पढ़ा था, ईएसी में पढ़ा था, एसेट रिप्लेसमेंट में पढ़ा था कि हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे और उसको डिवाइड कर लिया करते थे एनुटी फैक्टर से। मेरी बात समझ आ रही है? ऑल्टरनेट अप्रोच भी है कि हम फ्यूचर वैल्यू के लेके भी काम कर सकते हैं, मगर पेपर में किसी एक अप्रोच से काम करना है, तो मैं समझता हूँ प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच से काम करो, क्योंकि ये जो बात है प्रेजेंट वैल्यू डिवाइड बाय एन्युटी फैक्टर, ये बात तो हम ऑलरेडी एसेट रिप्लेसमेंट में डिटेल में पढ़ चुके हैं यार। ये अलग बात है कि वहां पे एसेट की बात हो रही थी, फिक्स एसेट की, या सिंकिंग फंड में एक समझ लो इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बात हो रही है। आपको बात समझ आ रही है जैन? हाँ, हमें बात समझ आ रही है आपको? लाइबक क्लियर है? जैब हुसैन? क्योंकि देखें ये थ्योरेटिकल एरिया है, पता पता हो सकता है आपको, ये बोल रहे स्टेप देख लो क्या है। पहला स्टेप है प्रेजेंट वैल्यू निकालो, सेकंड स्टेप है कि इक्विवेलेंट फिगर निकालो एन्युटी से डिवाइड करके, ठीक है। अच्छा चलो आगे चलते हैं, क्विकली क्विकली, इतनी मुश्किल प्रेजेंट वैल्यू वाला वर्जन मैं नहीं दिखा रहा क्योंकि पेपर में मैं एक करना होगा। अच्छा अब आ जाते हैं इन्फ्लेशन इन्वेस्टमेंट वेरिएबल, ये बात हम पढ़ चुके हैं। फिशर रूल, फिशर रूल की बातें मैं यहाँ नहीं करूंगा वापस से। फिशर रूल हमें पता है कि 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट करके करना होता है, 1 प्लस मनी रेट यानी कि नॉमिनल रेट इज इक्वल टू 1 प्लस रियल रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। और दोनों से आंसर सेम आता है। अगर आप एक सिंगल इन्फ्लेशन रेट है, इस पर मैंने पूरी थ्योरी लिखवाई थी, याद है किसी को? अगर एक इन्फ्लेशन रेट होता है तो याद है आपको कि आंसर दोनों से सेम आता है, चाहे आप नॉमिनल से करें के काम करें या रियल से करके काम करें। नॉमिनल मीन्स मनी कैश फ्लो पे काम करें या फिर आप रियल कैश फ्लो पे काम करें, आंसर सेम आएगा अगर सिंगल सिंगल इन्फ्लेशन रेट, अगर सिंगल इन्फ्लेशन रेट है। याद आ रही है ये बातें? तो मैंने थ्योरेटिकल एरिया मैंने लिख दिया, लेक्चर में बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है तो इसलिए मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा। फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, फॉर्मूला इंशाल्लाह फॉर्मूला शीट में मिल जाएगा। थ्योरेटिकल बातें और इलस्ट्रेशन यहाँ पे आपकी रेफरेंस के लिए मौजूद है। नॉन एनुअल डिस्काउंटिंग, पीरियोडिक डिस्काउंटिंग में बात हो रही है कि यार अगर 6 मंथली रेट, वो इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला होता था एक, ये भी अगेन हमने एक सवाल पढ़ा था जैपरी क्रिएशन का, उस वक्त मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था 1 प्लस ई आर की पावर n-1 इज इक्वल टू एनुअल रेट। ये इंशाल्लाह फॉर्मूला शीट में अवेलेबल होगा, ठीक है। फॉर्मूला शीट जो आईकैप की है उस पर इंशाल्लाह अवेलेबल होगा जब ये रिलीज हो जाएगी।
तो ये वो फॉर्मूला भी मैंने अभी लिख दिया। याद आ रहा है? ई आर, अगर मंथली रेट होता है ई आर तो हम पावर रखते थे 12, अगर ये ई आर क्वार्टरली रेट होता तो हम पावर रखते थे 4, क्योंकि साल में 4 क्वार्टर होते हैं, साल में 12 महीने होते हैं। अगर हाफ ईयरली रेट होता है तो पावर क्या रखेंगे? हाँ बिल्कुल, अगर 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 हाफ ईयरली रेट है ई आर की जगह तो पावर, वेरी गुड यार, जबरदस्त है। हाँ बिल्कुल, अगर ई आर यहाँ पे हाफ ईयरली रेट है तो पावर एन जो है वो क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। याद आ रहा है ये फॉर्मूला? ठीक है, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बुक में लिखा है, ये लिखने का पर्पज ये कि आईकेएफ की बुक में अगर डिफरेंट भी हो तो परेशानी होगा। देखिए 1 प्लस आर की पावर एन पीरियड रेट, हम इसको कहते हैं, आर को ई आर कहते हैं और हम इसको एनुअल रेट कहते हैं, और एन मीन नंबर ऑफ साइकिल्स। ठीक है, अच्छा ये एक चीज है सिमुलेशन, ये मुझे पढ़ानी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आ सकती है। ठीक है, इसको देखें जरा, सिमुलेशन। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? क्लियर है बातें? ये देख ले यार, सिमुलेशन और मोंटी कार्लो सिमुलेशन, मोंटी कार्लो सिमुलेशन कोर्स में है, मैं बहुत अरसे से देख रहा हूँ कोर्स में, मैं एग्जामिनर ने एक दफा भी नहीं पूछी। कभी भी पूछ लेगा एग्जामिनर और प्रॉब्लम हो जाएगी। शायद मैंने जैसे कहा कि पहले शायद एग्जामिनर इसलिए नहीं पूछता था क्योंकि उसको ये अंदेशा था कि लोग कॉपी पेस्ट कर देंगे किताबों में से। मगर अब चूंकि किताब अवेलेबल नहीं है तो ये टॉपिक की मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है, और कभी भी ये 2 4 5 10 मार्क का भी आ गया तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा। अच्छा 1 मिनट के लिए ज़रा इसको पढ़ें, अगर कुछ समझ आता है तो वरना मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन ना ले। इसमें कुछ कैलकुलेशन भी है, मैं वो भी समझा दूंगा, थ्योरी भी समझा दूंगा, इसकी कैलकुलेशन भी समझा दूंगा, टेंशन ना ले। ठीक है, फिर आगे का एरिया इतना मुश्किल नहीं है, आगे का एरिया जो है वो नॉर्मल है, जो नॉर्मल लेक्चर में करते हैं। ये एरिया थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1 मिनट के लिए इसको पढ़ें सर, मैं फिर आपसे बात करता हूँ। 1 मिनट के लिए इसको पढ़ें, अगर कुछ समझ आता है, नहीं समझ आता टेंशन नहीं लीजिएगा, ये मैं सब आपको कराऊंगा, टेंशन नहीं। अच्छा जी, ये सिमुलेशन समझ लेते पहले यार, बड़ी आसान सी टेक्निक है, और मगर ये कोई समझ नहीं आएगी अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है। अच्छा एक सवाल है, मैं आपके सामने कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ। तो क्या मतलब है 15907143? कुछ समझ आ रहा है आपको? हाँ, इससे कुछ लग रहा है क्या? ये व्हाट इज दिस? नहीं सर, ये तो लग रहा है आपने बस नंबर लिख दिया, ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फोन नंबर भी नहीं लग रहा है किसी का, 03 से स्टार्ट हो रहा तो फोन नंबर होता। नहीं, ये कोड है। अब ये कोड की लैंग्वेज आपको समझ उसी वक्त आएगी जब आपको ये टेक्निक पता होगी। सिमुलेशन में समझो हम कोड की लैंग्वेज में काम करते हैं। बहुत सारी बातें इसमें यहाँ लिखी है, मगर मैं आपको टू द पॉइंट बातें कर रहा हूँ ताकि आपको पेपर में अप्लाई करने में आसानी हो। ये कोड क्या शो करते हैं ये हमें समझेंगे अभी। ठीक है ना, हर कोड का अपना मतलब है। सी कोड की बातें क्या है, तो हम ये करते हैं कि जरा इसको देखते हैं। ठीक है, कि क्या कहानी है, कहानी आप पढ़ लेंगे। ठीक है, ये कुछ मॉडल बनाए जाते हैं। मॉन्टी कैर्लो सिमुलेशन इज दैट वन एम्प्लॉयज दैट अ रैंडम डिवाइस फॉर आइडेंटिफाइंग व्हाट हैपेंस एट डिफरेंट पॉइंट इन सिमुलेशन। सिमुलेशन का मतलब होता है कि हम मुख्तलिफ मुख्तलिफ सिनेरियोज में देखें कि क्या बनेगा। अभी हमारे कोर्स में तो नहीं है, मगर क्यूटी में आपने पढ़ा होगा रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन, तो सही है ना, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सही है, तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो, उसमें बार बार सैंपल किया जाता है, एनालिसिस को देखा जाता है, केसेस बनाए जाते हैं। तो सिमुलेशन में भी ऐसा ही है। अब बहुत टू द पॉइंट बात करते हैं ताकि परेशानी ना हो, देखें ये बात समझिएगा। डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज की मदद से कोड बनाया जाता है। अ कंपनी कंसिडरिंग लॉन्चिंग का न्यू प्रोडक्ट, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, बहुत सारी बातें हमने ऐसी देखी है पास में। मार्केट रिसर्च हैज इंडिकेटेड दैट देयर आर 75% चांस ऑफ हाई सेल एंड 25% चांस ऑफ लो सेल्स। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि प्रोबेबिलिटी लो सेल्स की 25 है और हाई सेल्स की 75 है। अब एक्स्ट्रा बात क्या है मोंटी कार्लो सिमुलेशन में? एक्स्ट्रा बात क्या है? एक्स्ट्रा बात ये है कि हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कंबाइंड, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है टोटल। जैसे होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते थे ना, जिसमें कंबाइन किया जाता था, तो बिल्कुल सीधा क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का मतलब ऐड करते हैं। अभी 25 है, ठीक है, जीरो से लोएस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, और ये 75 है, तो 25 हो गया। और 25 में जब आप 75 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 100। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या? ऐड ऑन। इसी तरह इसकी क्यूमुलेटिव कैसे बनेगी? इसकी क्यूमुलेटिव आगे लिखी है, मगर मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर इसकी क्यूमुलेटिव निकालनी होगी, क्यूमुलेटिव का मतलब है एडेड, प्रीवियस को कंसिडर करने के बाद, तो इसकी क्यूमुलेटिव 32 होगी क्योंकि ये पहला आपके पास जो है फिगर है। मगर जो अगली फिगर होगी वो 32 नहीं होगी, अगली फिगर 47 भी नहीं होगी। 32 में आपको 47 ऐड करना होगा तो क्यूमुलेटिव आएगा, दोनों को ऐड करें क्यूमुलेटिव आ जाएगा 79। और उसके बाद आप अजीब 21 ऐड करेंगे तो क्यूमुलेटिव आएगा 100। तो क्यूमुलेटिव का मतलब है एडेड। और मजे की बात ये जो क्यूमुलेटिव है ना,
उस क्यूमुलेटिव का टोटल देखें क्या आ रहा है, आखिरी फिगर क्या आ रही है, आखिरी फिगर क्या आ रही है, क्यूमुलेटिव की आखिरी फिगर क्या आ रही है, क्योंकि सब मिला के क्या बनेगा ये, क्यूमुलेटिव की आखिरी फिगर क्या आ रही है, आप मेरी बात समझ रहे हैं, 100। ठीक है ना, 100। अच्छा अब सुनिएगा, अब आपको बात समझ आएगी। अब ये क्या कह रहे हैं, आगे बढ़िएगा। आगे हमसे कह रहे हैं कि आपने ये निकाल लिया, it is easier to assign random number if range random number range if a cumulative probability column is constructed first। अब इससे फायदा क्या हुआ, अब मैं आपके सामने कह रहा हूं कि जी मैंने 4 सालों की प्रोडिक्शन की है, मैंने 4 सालों की प्रोडिक्शन की है, गौर से देखिएगा, मैंने 4 सालों की प्रोडिक्शन की है, गौर से देखिएगा, 4 years प्रोडिक्शन। और मैं इस प्रोडिक्शन को लिखना चाह रहा हूं ऐसे, मैंने उस प्रोडिक्शन को लिख दिया कैसे, 2 1 8 5 3 1 1 9। ये 4 सालों की प्रोडिक्शन है, आप मुझे डिकोड करके बता सकते हैं 4 सालों में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 2 1 का मतलब क्या है, ईयर 1 है ना, 2 1, 8 5 ईयर 2 है, 3 1 ईयर 3 है, और 1 9 ईयर 4 है। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अब डिकोड हो जाएगा ये। ईयर 1 में क्या लग रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ, सेल्स हाई है लो है, पहले साल में जो मैं 21 कह रहा हूँ कोड, तो 21 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का डबल लेके, अच्छा इसका नंबर भी सेट कर दिया। एक और बात, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी के बाद हम नंबर डाल रहे हैं, 25% तक प्रोबेबिलिटी है तो 1 से लेकर 25 इसको मिल जाएगा, 100% तक यहाँ है तो 26 से 100 इसको मिल जाएगा, क्योंकि 1 से 25 बुक हो चुका है, 1 से 25 बुक हो चुका है। तो अब जो मिलेगा इसको वो 25 के बाद वाला मिलेगा नंबर। तो अब आप मुझे बताओ 21 कौन सी सेल पे फॉल कर रहा है, लो पे फॉल कर रहा है या हाई पे फॉल कर रहा है, 21 का जो कोड है, 21 का जो रैंडम नंबर है वो कहाँ फॉल कर रहा है, पार्टिसिपेट करें प्लीज, शाबाश, वेरी गुड, सही कह रहे हैं, वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लो में फॉल कर रहे हैं। तो इसका मतलब पहले साल सेल लो होने का है भाई, पहले साल हमें लग रहा है कि सेल हमारी कम होगी, लो होगी, मगर अगले साल 85 का नंबर आ रहा है। 85 का नंबर किस स्लैब में फॉल कर रहा है, सेकंड स्लैब में फॉल कर रहा है, यानी कि उस जगह फॉल कर रहा है जहां पे सेल हाई है। इसी तरह थर्ड में आ जाए, थर्ड में 31 कह रहे हैं, 31 को अब क्या कहेंगे, हाई कहेंगे लो कहेंगे। 31 का जो कोड है, अगर आप इस रैंडम नंबर के अंदर देखें तो रैंडम नंबर के अंदर 31 का मतलब अगेन सेकंड स्लैब, 26 0 0 वाला स्लैब, 3 डिजिट से नहीं जा रहे, 2 डिजिट पे काम करें इसलिए डबल जीरो आ रहा है। तो यहाँ भी हाई सेल है, नंबर छोटा हो गया कोई बात नहीं, मगर नंबर अभी भी 25 से ऊपर है, यानी कि सेकंड रेंज में फॉल कर रहा है, फर्स्ट रेंज में फॉल अभी भी नहीं कर रहा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 19 में क्या बोलेंगे, लास्ट में क्या बोलेंगे, 19 में क्या बोलेंगे लास्ट में, हाँ ऑब्वियसली, बिल्कुल सही, वेरी नाइस, वेरी नाइस, जबरदस्त, लो, बेहतरीन हो गई बात। तो देखिए कोड समझ आया, थोड़ी देर पहले हमें कोड का कुछ मतलब ही नहीं पता था। तो ये मोंटी कार्लो समेशन ये बोलती है, चाहे तो उसको नोट भी कर लीजिएगा, मैंने ऐसी एग्जांपल बनाई है समझाने के लिए, चाहे तो नोट भी कर लीजिए। ठीक है जी, आगे बढ़े। अभी एक एग्जांपल इन्होंने और बनाई है, ठीक है, ये देख लें पहले, ये देखें, ये भी बड़ा आसान सा है, इसका जल्दी से बता दें आंसर क्या आएगा, तो जल्दी से बता दें आंसर क्या आएगा जल्दी से। 4 स्टाइल है आपके सामने, इकोनॉमी, नॉर्मल, सुपर, डिलक्स। ये कह रहा है कि बताएं 7 डिमांड, अगली डिमांड किसकी होगी, अगली 7 डिमांड किसकी होगी, इकोनॉमी की होगी, नॉर्मल की होगी, सुपर की होगी, डिलक्स की होगी, अगली 7 डिमांड के बारे में पूछ रहा है। जल्दी से बताएं, शाबाश, इतना मुश्किल नहीं है यार, प्लीज ट्राई करें यार, खुद से ट्राई करें। वेरी गुड जैन, वेरी गुड, जबरदस्त, जबरदस्त, पहला स्टेप ये होगा, सही कह रहे हो तुम, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करेंगे, जबरदस्त। बाकी लोग भी साथ साथ सॉल्व करते हैं, जो लोग रिकॉर्डिंग रेफर करें उनसे भी गुजारिश है कि यार आप देखें, खुद ट्राई करें, ये लाइव वाले बच्चे भी खुद कर रहे हैं ना। और फिर इसका रैंडम नंबर डाल दें, वेरी गुड, फिर रैंडम नंबर मैच करने में आसानी होगी, जबरदस्त बात कर दी आपने, सही कह रहे हो, बिल्कुल चलते जाएं आप लोग, जबरदस्त, बिल्कुल सही है, शाबाश। मैं चले थोड़ा टाइम देता हूँ, जल्दी करें जी। तो ये हो जाएगी 0.15 क्यूमुलेटिव, 42 ऐड करें,
अच्छा सॉरी, अभी बात, ये मैंने आपकी आसानी के लिए बना दिया। अब आप जरा पार्टिसिपेट करो, शाबाश, ये मैंने आपके लिए इतनी आसानी कर दी, अब आप पार्टिसिपेट करो जरा। हाँ भी पार्टिसिपेट करो, क्या लगता है, ये मैंने आपकी आसानी के लिए सब बना दिया। अब बता दो जो मुझे अगली 5 7 डिमांडें क्या होंगी, मैंने पूरा स्ट्रक्चर रेडी कर दिया आपके लिए। रैंडम नंबर आपको पता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये आ गई है, रैंडम नंबर मैंने आपके सामने लिख दिए, 0.15 कलम 1 से 15, 16 57 58 85 86 से 00। तो पहले वाला 25 है, जल्दी से बताओ मैप करके, 25 कहाँ फॉल करेगा? 25 मेरे ख्याल से इस स्लैब में फॉल करेगा ना। अब आपको समझ आ रहा है? नहीं स्लैब बताओ, नॉर्मल, यानी कि एन लिख देता हूँ, ENSD, तो ये नॉर्मल हो गया। अच्छा अगला वाला 95 कहाँ फॉल करेगा? 95, 95 यहाँ फॉल करेगा, डिलक्स। ठीक है, बात समझ आ रही है? जी देखिए, कोड से पकड़ना है, ये मैंने कोड अगले 7 डिमांड यानी कि 14 कोड को मैंने ब्रेक करके लिख दिया, ब्रेक करके लिख दिया, स्ट्रक्चर बना दिया था मैंने, ताकि आपको परेशानी ना हो। 32 कहाँ फॉल करेगा? 32 अगेन यहाँ फॉल करेगा, एन, ऐसा ही है। फिर 84, 84 कहाँ फॉल करेगा? 84 इधर फॉल करेगा, इथे इथे सुपर पे। फिर 10 कहाँ फॉल करेगा? 10 शुरू में फॉल करेगा, ई इकोनॉमी में। फिर 72 कहाँ फॉल करेगा? 72 इधर फॉल करेगा, अगेन इसमें सुपर में। और 66 भी यही फॉल करेगा, ऐसा ही है। ये देखें, ये इन्होंने भी यही किया हुआ है, NDNSESS, NDNNSESS, बिल्कुल मैच करिए हम। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? मॉन्टी कार्लो एस्टिमेशन में कोड को कैसे यूज करते हैं, तो नोट करना है, नोट कर लें, चले जल्दी से, कोई सवाल है पूछ लें। कोड को यूज करना है, मेन चीज ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का डब्बा बनाना है, और रैंडम नंबर का डब्बा बनाना है, ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। अच्छा अब एक जल्दी से ये देख लेते हैं, फिर बस एंड करते हैं, टाइम खत्म होने वाला है हमारे पास। डिमांड फॉर इन्वेंट्री लेवल इज एज फॉलोज, ये भी एक एग्जांपल है छोटी सी, इसको जल्दी से देख लेते हैं। इन्होंने 0 से 4, डिमांड 0 से 4 हो सकती है, तो इसकी ना मिड वैल्यू निकाली जाती है, जब कोई रेंज आएगी तो मिड वैल्यू निकाली जाएगी। देखे ना, मिड वैल्यू निकाली है इन्होंने, मिड वैल्यू निकाली है, 0 से 4 की मिड वैल्यू 2, 5 से 9 की मिड वैल्यू 7, 10 से 14 की मिड वैल्यू 12। मिड वैल्यू निकालनी आती, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करते हैं, एवरेज निकाल लें। मिड वैल्यू का मतलब होता है एवरेज निकाल लें, मिड वैल्यू का क्या मतलब होता है कि एवरेज निकाल लें, ठीक है। और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव टेबल बन जाएगा, वही रैंडम नंबर आ जाएंगे। अच्छा स्टेप 2 में वो यही किया इन्होंने, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने नंबर जनरेट कर दिए हैं, ठीक है, और फिर आप इक्वेशन बना लोगे। तो कहने का मतलब है 27 का मतलब क्या होगा? 27 का मतलब होगा पहला स्लैब, ठीक है ना। मेरी बात समझ आ रही है? क्लियर है? ये एग्जाम्पल इन्होंने और बना दी है। ये एग्जाम्पल समझ आ रही है कि मिड नंबर लेना पड़ेगा, अगर इस तरह रेंज होगी, बाकी काम वही है, वही क्यूमुलेटिव बनेगा, वही रैंडम नंबर सेलेक्ट होंगे। और फिर कोड, कोड की लैंग्वेज में बात होगी, कोड की लैंग्वेज में बात होगी, ठीक है। अच्छा एक और देख लेते हैं, मल्टीपल वेरिएबल, फिर बस गेम को खत्म करते हैं आज का। फिर अगली क्लास में इसका अगर कुछ रह जाएगा एरिया वो कर लेंगे, और आगे के जो एरियाज हैं थ्योरी के वो देखेंगे, ठीक है। ये एरिया मैंने कहा नहीं आता, मगर आपको पता होना चाहिए। मल्टीपल फैक्टर में क्या है कि जी, अ कंपनी विशेस टू यूज सिमुलेशन टू प्रोवाइड फोरकास्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं अगर जनरली बात करूँ, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट तो समझ गए हो, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा, ताकि आपको परेशानी ना हो। यूनिट इसमें 10,000 भी है, 20,000 भी है, 30,000 भी है, तो इसकी अपनी प्रोबेबिलिटी निकलेगी, इसका अपना टेबल बनेगा, इसकी अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और नंबर आएगा, इसका अपना रैंडम जनरेट होगा। देखो इसका अलग से रैंडम नंबर जनरेट किया इन्होंने, इसको 1 कर दो। फिर वेरिएबल कॉस्ट पे आ जाओ, इसका अपना रैंडम नंबर जनरेट किया है। फिर सेलिंग प्राइस का अपना रैंडम नंबर जनरेट किया है, देख रहे हो। और फिर फिक्स कॉस्ट का अपना रैंडम नंबर जनरेट किया है, वही तरीका कार है, मगर अब क्या है कि एक ही सवाल में चारों का अलग अलग रैंडम नंबर जनरेट हुआ है। पहले एक ही चीज का रैंडम नंबर जनरेट हुआ था, अब चारों चीजों का सेलिंग वॉल्यूम का अलग, वेरिएबल कॉस्ट का अलग, सेलिंग प्राइस का अलग, और फिक्स कॉस्ट का अलग रैंडम नंबर जनरेट किया गया है। यहां तक बात समझ आती है? और कोड लगा दिया कि 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 पहला रैंडम नंबर होगा वॉल्यूम का, दूसरा रैंडम नंबर होगा सेलिंग प्राइस का, तीसरा रैंडम नंबर होगा वेरिएबल कॉस्ट का, और चौथा रैंडम नंबर होगा फिक्स कॉस्ट का। और ये कोड लिखा हुआ है, अभी कोड को आप एक्स्ट्रापोलेट कर दोगे। 14 पहला कोड है, 85 दूसरा कोड है, 63 तीसरा कोड है, 27 चौथा कोड है। बात समझ आ रही है?
ये 1 4 किस चीज का कोड है? वॉल्यूम का। 8 5 किसका कोड है? सेलिंग प्राइस का। 6 3 तीसरा जो किसका है? वेरिएबल कॉस्ट का, ये लिखा हुआ तीसरा वेरिएबल कॉस्ट का है। और चौथा किसका है? फिक्स कॉस्ट। तो वॉल्यूम में 1 4 का मतलब है कि 10,000 यूनिट्स। मेरी बात समझ आ रही है? वॉल्यूम में 1 4 का मतलब है ये रेंज, ये रेंज। सेलिंग प्राइस में 85, सेलिंग प्राइस में 85, सेलिंग प्राइस में 85, सेलिंग प्राइस ये रही, सेलिंग प्राइस में 85 कहाँ होगा? कौन सा स्लैब होगा? 16। 16, वेरी गुड जैन, वेरी गुड। वेरिएबल कॉस्ट 63, जल्दी बताओ, आसान करो मैं आप लोगों के लिए यार। वेरिएबल कॉस्ट 63, वेरिएबल कॉस्ट का ये रहा स्लैब 63, ये स्लैब। समझ आ रही है? समझ आ रही है बाकी लोगों को? भाई प्लीज मुझे कंफर्म करें, बाकी लोगों को समझ आ रही है बात कुछ, कि कोड कैसे डी कोड हो रहा है, कैसे डी कोड कर रहे हैं हम? प्लीज मुझे बाकी लोग कंफर्म करें जो लाइव में है, ये कोड कैसे डी कोड हुए? 27, आखिरी दो। ठीक है, दैट्स ग्रेट। 27, 27 फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट के स्लैब में गए 27 यहाँ पे होगा 2 लाख। तो फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट, सीएम पर यूनिट। चले अदान भी हो रही है, बस खत्म करते हैं। यूनिट्स टोटल सीएम फिक्स कॉस्ट। ये देखें, ये देखें, यही हुआ है। 20,000 80,000 का लॉस आज। 80,000 का लॉस है, ये देखें। मुश्किल तो नहीं है भाई? मुश्किल तो नहीं है? चलो नमाज का भी टाइम हो गया, नमाज पढ़ लें, यहीं तक रखते हैं। बाकी फिर इंशाल्लाह जो है ना आगे के थ्योरी के हैंडआउट में कवर करेंगे। बाकी यार जिसको आपको समझ आ रहा हो तो यार आप और लोगों को भी प्लीज ये हैंडआउट फॉरवर्ड करिएगा, ये लेक्चर भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि और लोगों का फायदा हो जाए, क्योंकि टॉपिक पेपर में आ सकता है मगर बच्चे तैयारी नहीं करते होते। चलिए नमाज पढ़ लें। चलें, दैट्स ऑल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।